नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मज़ेदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन करती हूँ। तो भाई जल्दी से आ जाओ और कमेंट सेक्शन में अपना हालचाल बता दो। कैसा रहा संडे, कितना रिवीजन आप लोगों ने किया? ये सारी बातें आप लोग हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अपने टॉपिक को हम आगे भी लेकर चलेंगे। तो एक बार आप लोगों का जो संडे था उसमें आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं या कुछ चीज़ें रिवाइज़ करी होंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं थोड़ा-सा जानना ज़रूर चाहूँगी। तो प्यारे बच्चे जल्दी से आएँगे और अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में थम्स अप या बढ़िया-बढ़िया स्माइलीज़ के ज़रिए बता देंगे। तो मुस्कुराती हुई स्माइलीज़ छाप दीजिएगा भई, अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से आपने कल कर लिया है। बहुत अच्छा आपका संडे रहा, ठीक है? केमिस्ट्री कब शुरू होगी? भैया केमिस्ट्री तो खत्म भी हो गई आपकी। एएलपी में केमिस्ट्री कब शुरू होगी? केमिस्ट्री तो खत्म भी होगी बच्चा। चलो आओ। तो टॉपिक चल रहा है ब्लड और ब्लड को करते हैं आज खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम फिर से ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई टॉपिक चल रहा है रुधिर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्लाज्मा पढ़ा दिया था, आपको आरबीसी पढ़ा दी थी, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दी थी, प्लेटलेट्स पढ़ा दी थी और हमने ब्लड के बारे में जो भी ब्लड बैंक वगैरह से रिलेटेड फैक्ट थे वो हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताकर चलूंगी कि आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, ठीक है? तो आज हम जो ब्लड के बारे में बात करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो भाई हेडिंग हमारी आज क्या रहेगी बेसिकली? तो टॉपिक तो ब्लड ही है, लेकिन आपका जो ब्लड के अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप्स। तो अच्छा होगा हम लोग ब्लड ग्रुप्स हेडिंग डाल लें। ब्लड ग्रुप्स यानी कि रुधिर समूह। तो भाई रुधिर समूह से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम स्तनधारियों के अंदर या हम इंसानों के अंदर 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मैम हमारे शरीर में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आप लोग बताओगे कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं। 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं। तो जब रुधिर समूह की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर कितने प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं? तो आप लोग बताओगे 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं मानव के अंदर, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब मैडम जी 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी में, तो लिख लीजिएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो भाई हमारे अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अच्छा मैम ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर? तो मैं यहाँ ब्रैकेट में बंद करके लिख रही हूँ भाई, ए होता है, बी होता है, ठीक है, ए बी होता है और प्यारे बच्चे ओ होता है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं प्यारे बच्चे। अब ग्रुप्स तो तुम जानते ही हो, अलग अलग चीजों का जो समूह है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में या हम इंसानों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों के चारों एक ही व्यक्ति में मिलेंगे, नहीं, एक व्यक्ति में इन चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेरे अंदर है भाई ए, हो सकता है किसी और के अंदर हो बी, हो सकता है किसी और के अंदर हो ए बी, या हो सकता है किसी और के अंदर हो ओ। तो कुल मिलाकर हम इंसानों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। क्लियर हो गई एक बात? तो चलो मैडम जी ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हमसे दूसरा प्रश्न पूछ ले कि इनमें से या इन ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो किसने करी थी, यानी मैम रुधिर समूह की खोज कि भाई हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? तो ये प्रश्न आता है कि रुधिर समूह की खोज किसने करी थी, रुधिर समूह की डिस्कवरी किसने करी थी, ये प्रश्न आता है पेपर में। तो आप लोग बताकर चलोगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी थे जिन्होंने रुधिर समूह की खोज करी थी। तो ये आपको पूछा जा सकता है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी थे जिन्होंने 1901 में
सबसे पहले रुधिर समूह के बारे में बताया, या रुधिर समूह की जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को। तो ये प्रश्न आपको पेपर में बनता है कि सबसे पहले रुधिर समूह की खोज किसने करी थी। हम बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब प्यारे बच्चों, जब हम लोग बात करेंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने, मैडम जी ये चारों के चारों ब्लड ग्रुप खोजे थे क्या, तो नहीं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी और ओ, ए बी और ओ, ठीक है, ओ तो ये है ना, इन 4 ब्लड ग्रुप को खोजा था। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी 1901 में, लेकिन इन्होंने चारों ब्लड ग्रुप नहीं खोजे थे, 4 में से इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे। तो कभी भी पूछे कार्ल लैंडस्टीनर जी ने कौन से ब्लड ग्रुप की खोज करी, तो आप बताओगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, और इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया फिर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपको पेपर में ये भी प्रश्न आता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किस प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर जी ने किस प्रकार के रुधिर समूह की खोज करी थी। तो आप लोग बताकर चलोगे कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप समूह तंत्र की खोज करी थी। तो ये भी एक तरीके का प्रश्न है जो पेपर में बनकर आता है। बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चे। भाई 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 में से 3 ब्लड ग्रुप को खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। या पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आए कि सबसे पहले रुधिर समूह की खोज किसने करी थी, तो आप कार्ल लैंडस्टीनर ही बताओगे 1901 में। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने कौन कौन से ब्लड ग्रुप खोजे, क्या ये चारों के चारों खोजे थे, तो आप कहोगे नहीं, इन 4 में से 3 ब्लड ग्रुप इन्होंने खोजे थे। तो इन्होंने सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप खोज दिए थे, तो इन ब्लड ग्रुप को बनाकर क्या कहा गया, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला गया इनको, ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र बोला गया इनको। तो पेपर में आता है कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने कौन से रुधिर समूह तंत्र की खोज करी, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, ए बी रुधिर समूह तंत्र की, ए बी ओ रुधिर समूह तंत्र की, या ए बी रुधिर समूह तंत्र की, ओ रुधिर समूह तंत्र की। तो आप आंसर करके आओगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलो मैम, ये 3 ब्लड ग्रुप तो खोज दिए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, लेकिन ये जो चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप जो है, मैम इसको किसने खोजा था, इसकी भी तो खोज हुई होगी, तभी तो पता चला कि ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। तो इसको किसने खोजा था, तो जब भी ए बी ब्लड ग्रुप की बात चलती है तो इसको खोजने वाले थे 2 साइंटिस्ट। तो कभी भी आपको ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछे, कभी भी ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछेगा, कभी भी पूछेगा कि ए बी रुधिर समूह की खोज किसने करी थी, तो ए बी रुधिर समूह की खोज जो करी थी, ये करी थी 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है स्टर्ली एंड डिकैस्टेलो, स्टर्ली और डिकैस्टेलो। ठीक है, स्टर्ली और डिकैस्टेलो, डिकैस्टेलो। स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने मिलकर क्या करा था, ए बी ब्लड ग्रुप को खोजा था। तो कभी भी ए बी ब्लड ग्रुप की खोज आपको पूछे, ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी आप लोगों को पूछेगा, तो आप लोग बताकर चलोगे कि स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने खोजा था मिलकर, किसको प्यारे बच्चे, आप बताएंगे ए बी ब्लड ग्रुप को। ठीक है, डिकैस्टेलो। तो ए बी ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी मिलकर, वो स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने करी थी। कौन से सन में, तो भैया 1902 में ही, अगले ही साल खोज डाला था ए बी ब्लड ग्रुप को। 1901 में तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप पहले ही खोज दिए थे। फिर बाद में स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने पता लगाया कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक और ब्लड ग्रुप बन सकता है, जिसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, साइंटिस्ट का था नेम, मैम साइंटिस्ट कहाँ का था मैम, बेटा ऐसा बोला जाता है कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ठीक है,
तो अब आप लोगों को कभी भी पूछेगा कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज या फिर ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज, तो दोनों आपको पता चल चुकी हैं। ये जो स्टर्ली और डिकैस्टेलो थे ना, ये कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट थे, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। आगे चलकर आप बहुत सारे कारनामे करोगे, तो वैसे ही डिकैस्टेलो और स्टर्ली कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट थे बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब ये जो आपके कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप के बारे में पहले ही खोज डाला और इनकी खोज कर डाली, तो इन्हें सरकार ने खुश होकर इनको नोबेल प्राइज भी दिया था प्यारे बच्चे। तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, क्योंकि इन्होंने रुधिर समूह तंत्र की खोज करी थी, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था बेटा। तो नोबेल पुरस्कार मिलने वाले ये जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि कार्ल लैंडस्टीनर जी को किस सन में किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी को 1930 में प्यारे बच्चे, देखो खोज तो 1901 में ही कर दी थी ब्लड ग्रुप की, लेकिन 1930 में इन्हें मिला नोबेल प्राइज। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने रुधिर समूह तंत्र की खोज करी थी। तो इन्होंने रुधिर समूह तंत्र की खोज करी, इसीलिए इनको 1930 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। बेटा बायोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है और मेडिसिन में मिलता है, बायोलॉजी में नहीं मिलता। तो किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला था नोबेल प्राइज। कभी भी आपको पूछेगा ना कि नोबेल प्राइज बायोलॉजी में दिया जाता है क्या, तो आप लोग कहेंगे नहीं भैया, बायोलॉजी में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है भाई प्यारे बच्चे, बढ़े अब आगे। चलो आ जाओ। हाँ, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो बात मैं अभी आपको बताऊंगी। तो भाई जब कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ब्लड ग्रुप को खोजा था, तो इन्होंने ना कुछ और चीजें भी थी जो ब्लड में खोजी थी। तो चलिए आइए एक चार्ट छोटा सा हम लोग बनाएंगे। उस चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्ल लैंडस्टीनर जी थे, इन्होंने कौन कौन सी चीजों को ब्लड में खोजा था। तो भाई आपके सामने एक छोटा सा चार्ट अब हम बनाने वाले हैं। कहाँ जा रहा है यार? चलिए, एक छोटा सा चार्ट मैं आपके सामने बनाऊंगी, जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आओ। देखो, जब कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी प्यारे बच्चे, तो ब्लड में कुछ और चीजें भी खोजी थी। जैसे कि इन्होंने रुधिर के अंदर, या आपने कभी सुना होगा, ब्लड ग्रुप तो होते ही होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। तो अब वही बात करेंगे हम। इधर हम लोग हेडिंग लिखेंगे ब्लड ग्रुप, इधर हम लोग हेडिंग लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी कि रुधिर समूह। क्या लिखेंगे? रुधिर समूह। ठीक है, इधर हम लोग हेडिंग लिखेंगे रुधिर समूह, इधर हम लोग हेडिंग लिखेंगे एंटीजन। अब आपको समझ में आएगा एंटीजन क्या होता है, जिसको हम प्रतिजन के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। इधर हम लिखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नाम भी आप लोगों ने सुना जरूर होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे आर एच फैक्टर, इधर लिखेंगे आर एच फैक्टर यानी आर एच कारक। ठीक है, आर एच कारक इधर हम लोग लिखेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, चार है बेसिकली, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती हैं।
ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है। गौरव बच्चा क्या पूछ रहे हैं, मैम आंसर दो, ये तो मुझे कमेंट दिख गया, लेकिन आप पूछ क्या रहे हो ये समझ नहीं आया। ज्यादा आता है लास्ट ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंगली, तो इस बार भी प्लांट एंड मैमल्स से ज्यादा आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, प्लांट आपके बोटनी भी कराया जाएगा और ये सब चीजें भी कराई जाएंगी, ठीक है। अच्छा विपिन जी बोल रहे हैं कि मैम कहीं भी कुछ भी लिख दे रही हो। अच्छा प्यारे बच्चे, एक बात मुझे बता दो कि यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कहीं भी कुछ भी लिख दिया है हमने, बताओ। और कुछ भी कहाँ लिख दिया है? क्या मैंने कहीं लिखा है मेरा नाम भावना भाटी है, भैया मैं कहीं रहती हूँ, क्या मैंने कुछ भी लिख दिया है क्या कहीं, ये बताओ। जब भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड फैक्ट ही तो हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर। कहाँ पर हमने कहीं भी कुछ भी लिख दिया है, ये बता दो आप। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। आप लिखकर आप अच्छे से पढ़ा दीजिए, हम यहाँ खड़े होकर आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया जैसा आपके दिमाग में चल रही है चीजें, वही सेम चीजें मेरे दिमाग में भी चलेंगी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी क्या लिखा हुआ है ये बता दीजिए आप मुझे। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आए हैं? पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह पाए जाते हैं। फिर मैंने लिखा है कि रुधिर समूह की जो खोज है वो किसने करी है? कार्ल एंड स्टीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर ने कौन कौन से ब्लड ग्रुप को खोजा है? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी है इन्होंने। इन्हीं के बारे में एक और फैक्ट मैंने आपको बताया कि इनको मिला है नोबेल प्राइज 1930 में, और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, ये बात भी मैंने बताई। फिर हमने बात करी थी कि भैया ये भी ब्लड ग्रुप कब खोजा गया था, तो ए बी ब्लड ग्रुप की अगर हमने बात करी है तो स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने इसकी डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी। अब मुझे बता दो यहाँ मैंने कहाँ लिख दिया गई भैंस पानी में, कहाँ भी कुछ भी, मतलब कहीं भी कुछ भी लिख दिया का मतलब क्या है, ये समझ नहीं आया मुझे, ये समझ नहीं आया भैया मुझे। तो पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा, तो कुछ कहना ही नहीं चाह रही, चलो बच्चे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिया यहाँ पर। इस चार्ट में मैंने कुछ हेडिंग्स डाली हुई हैं, जैसे कि हमने पहले ब्लड ग्रुप लिखा है, फिर एंटीजन यानी प्रतिजन लिखा है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी लिखा है, और फिर हमने आरएच फैक्टर लिखा है। अब प्यारे बच्चे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं मैंने अभी अभी बताया, 4 होते हैं, लिख लेंगे। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और प्यारे बच्चे ओ होता है। आगे अगर हमने बात करी तो मैम एंटीजन क्या होता है, तो बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। जो भी आप लोगों का ब्लड ग्रुप होता है वही प्यारे बच्चे आपका एंटीजन होता है। तो पेपर में एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूं, जब भी आपको ब्लड ग्रुप देकर एंटीजन पूछेगा तो हमेशा याद रखना आप लोग कि भैया जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वही हमारा एंटीजन होगा। अगर मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो भाई मेरा एंटीजन भी क्या है? ए है। आ गई बात समझ में? अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरा एंटीजन भी बी है। आ गई बात समझ में? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरा एंटीजन भी ए बी है। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे पास कोई एंटीजन नहीं होगा, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं होगा, नन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, तो आंसर करके आओगे ओ। ओ को आप लोग 0 भी मान सकते हो प्यारे बच्चे, ठीक है। आप ओ को क्या मान सकते हो? 0 भी मान सकते हो, क्योंकि 0 का मतलब 0 एंटीजन, मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जिस पर कोई एंटीजन ही नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी पेपर में पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, आप बताओगे ओ का कोई एंटीजन नहीं होता। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति है, एक लड़की है राधा, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके खून में कौन सा एंटीजन होगा, तो भाई जब ब्लड ग्रुप ही ए दिया हुआ है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए ही होगा। तो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन होता है। मैम एंटीजन होते क्या है? तो एंटीजन आपके खून में पाई जाने वाली एक तरीके की प्रोटीन है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अभी इस चार्ट के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी, तो वहां से आपको बताऊंगी कि एंटीजन क्या करते हैं और एंटीजन क्या होते हैं। अभी के लिए इतना समझकर चलो कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन होता है। क्लियर?
एग्जाम में आपको ब्लड ग्रुप देकर एंटीजन पूछे, आप करके आ जाओगे, या एंटीजन देकर ब्लड ग्रुप पूछे, आप तब भी करके आ जाओगे। भाई प्रश्न ऐसे बन गया कि एक लड़की है राधा, उसका एंटीजन ए है, तो उसका रुधिर समूह बताइए क्या होगा। तो जब एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा, क्योंकि जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, या जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। किधर को भी कर लो बात सेम रहेगी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक लड़की है सीता, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके रुधिर में कौन सा एंटीजन होगा, तो तब आपको ध्यान देना है कि ओ वाले के शरीर में कोई एंटीजन नहीं होता, तो आप आंसर करके आओगे कोई नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एंटीबॉडी की, प्रतिरक्षी की। तो भाई एंटीबॉडी भी हमारे खून में पाई जाने वाली एक तरीके की प्रोटीन ही है। मैम ये क्या करती हैं? ये आपको रोगों से लड़ने की सुरक्षा देती हैं। तो मैम ये क्या है? तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी की कभी भी बनती नहीं है, इन दोनों की हमेशा लड़ाई रहती है, लड़ाई। अगर ये ए है तो ये बी रहेगी हमेशा, अगर ये बी है तो ये ए रहेगी हमेशा, तो दोनों में लड़ाई रहती है। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इन दोनों में हमेशा लड़ाई छिड़ी रहती है। तो अगर किसी का एंटीजन ए है प्यारे बच्चे, तो एंटीबॉडी हमेशा विपरीत मिलेगी, बी मिलेगी। तो ये भी याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि दोनों में हमेशा लड़ाई रहेगी। अगर आपको पेपर में कहे कि एक व्यक्ति है जिसका एंटीजन ए है, तो इसके खून में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो जब एंटीजन ए है प्यारे बच्चे तो एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि ए का उल्टा बी होता है। तो एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत रहती है। जैसे आपकी अगर किसी से कोई दुश्मनी है, या आपकी किसी के साथ कोई बनती नहीं है, जहां वो बैठता होगा ना वहां से तुम उठकर चल दोगे, या जहां पर आप बैठे हो वो आ जाए वहां पर, तो आप तब भी वहां से उठकर चल दोगे। तो जिसको आप पसंद नहीं करते उसके साथ आप बैठना भी पसंद नहीं करते। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की दोनों की बनती नहीं है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी आकर बैठेगा, विपरीत रहती हैं एक दूसरे के। अगर किसी का एंटीजन बी है प्यारे बच्चे, तो उसके खून में जो एंटीबॉडी मिलेगी वो ए मिलेगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ए भी नहीं हो सकती, ए से ए मिल जाएगी, बी भी नहीं हो सकती, बी से बी मिल जाएगी, तो गड़बड़ हो गई। इसीलिए ए बी एंटीजन वाले व्यक्ति के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो जब भी पेपर में प्रश्न आएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो ए बी जो होता है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। बात करते हैं ओ की प्यारे बच्चे, तो ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन है ही नहीं। भैया यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, तो तुम तो यहाँ आराम से आकर बैठ सकते हो ना। जब आपकी की बनती नहीं है किसी व्यक्ति से, वो वहां है ही नहीं, तो तुम वहां के बैठ सकते हो आराम से। तो यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ दोनों एंटीबॉडी आकर बैठ सकती है। तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों। तो पेपर में आएगा कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों प्रतिरक्षी होती हैं, दोनों एंटीबॉडी होती हैं, आप बताएंगे ए ओ जो होता है इसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है। ठीक है, समझ में आ गई? कान के अंदर से पानी सर में जा सकता है ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, थोड़ी देर बाद वो पानी अपने आप निकल जाता है आपके कान से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बातें? बेटा टॉपिक कहाँ आगे पीछे है? शिवा मुझे ये बता दो प्यारे बच्चा, आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप के बारे में ही तो सारे फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, टॉपिक कहाँ आगे पीछे है? अभी तक पिछली क्लास में तुमने प्लाज्मा करा था, उससे पहले आप लोगों ने ब्लड सेल करा था। अगर एक आध पॉइंट ऐसा है जो बाद में याद आता है, उसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में डालकर लिखवा दिया जाता है, तो उसमें परेशानी क्या है मुझे ये बता दो। आपको तो बुक्स में भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए होते हैं बाद में चैप्टर के, तो क्या तुम बुक्स को भी फाड़ कर फेंक दोगे क्या, ये बताओ? और नोट्स बना रहे हो तो क्या दिक्कत है, एक पेज तो तुम्हारे पास है, उसमें लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं। तो भैया ये तो मुझे मेरी मेंटलिटी के पार है बातें जो तुम्हारी है, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को सही लिखवाई जा रही है। ठीक है, पीडीएफ से नोट्स बनाने में कहीं आगे पीछे है, पीडीएफ में अगर कोई दिक्कत है वहां मैं बोल सकती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, एंटीबॉडी हो सकता है, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी हो सकता है, बेटा ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी नहीं हो सकता। आपका जो ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन होता है।
ठीक है, और एंटीजन के विपरीत हमेशा आपकी एंटीबॉडी होती है। समझ में आ गई? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ब्लड ग्रुप देकर आपको एंटीबॉडी पूछे तो तब भी आप बता सकते हो कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब एंटीजन भी ए हो गया, और एंटीजन ए है तो इसका मतलब कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि एंटीजन अगर ए होगा तो एंटीबॉडी ए होगी तो लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए ये होगी हमारी बी। तो जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है उसके विपरीत आप अपनी एंटीबॉडी को कह सकते हो, या जो आपका ब्लड ग्रुप है जो आपका एंटीजन है उसके विपरीत आप लोगों की क्या हो जाती है, एंटीबॉडी हो जाती है। समझ में आई बात? चलो अब आगे बात करेंगे कि मैम RH फैक्टर क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि किसी का खून जो है वो पॉजिटिव होता है, किसी का खून नेगेटिव। जैसे मेरा खून है ए पॉजिटिव, आप में से कई बंदे होंगे जिनका खून है ए नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है हमारे खून पर वही होते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमारा खून ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी, बी नेगेटिव भी, ए बी पॉजिटिव भी, ए बी नेगेटिव भी, ओ पॉजिटिव भी, ओ नेगेटिव भी। इस तरीके से जो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर होते हैं, पीडीएफ में दिक्कत है, हाँ अगर पीडीएफ में दिक्कत है बेटा मैं उसको सही करवा सकती हूँ, ठीक है, उसको सही करवा सकती हूँ, ठीक है। चलो, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, ब्लड में कई प्रोटीन होते हैं, जैसे एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है ना। और मैंने आपको बताया था आपका जो प्लाज्मा है उसमें भी मैंने 3 प्रोटीन आपको बताए थे, एल्ब्यूमिन थी, ग्लोब्यूलिन थी, फाइब्रिनोजन थी, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी भैंस पानी में चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आया कि RH फैक्टर जो होते हैं वो आपके ब्लड पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो होते हैं। अब इनमें से ना किसी के शरीर में एक ही होगा, जैसे मेरा खून ए पॉजिटिव है तो मेरे पास ए पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं है थोड़े टाइम बाद मेरे अंदर नेगेटिव भी आ जाएगा, नहीं, फिर पूरी जिंदगी मेरा खून ए पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक व्यक्ति के शरीर में एक ही RH फैक्टर मिलेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे बात करेंगे थोड़ा सा कुछ और RH फैक्टर के बारे में, फिर मैं आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगी। तो भाई यहाँ से RH फैक्टर के बारे में और कुछ अच्छे से फैक्ट जो आपको आ जाते हैं पेपर में। तो RH फैक्टर को हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या होता है, लेकिन इसके बारे में और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्यारे बच्चे, RH कारक जो होता है इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, RH कारक को हम लोग डी एंटीजन भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम है, इसी को हम डी एंटीजन भी कहते हैं, डी एंटीजन, ठीक है, डी एंटीजन भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम है, इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। तो लिख सकते हो ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज डी एंटीजन। तो आपको पेपर में पूछे कि डी एंटीजन क्या है, तो RH फैक्टर को ही हम डी एंटीजन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये जो RH फैक्टर है इसकी खोज किसने करी थी, ये आपको पूछे, RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी थी। तो जो RH फैक्टर होता है इसकी जो खोज करी थी वो भी कार्ल एंड स्टीनर ने करी थी। भाई ब्लड ग्रुप की खोज भी कार्ल एंड स्टीनर ने करी और RH फैक्टर को भी उन्होंने ढूंढा था। तो जब भी पूछेगा तो आप लोग बताकर चलना कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। तो RH फैक्टर की खोज किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन इस बार ये अकेले नहीं थे, ठीक है, इस बार ये अकेले नहीं थे। कार्ल लैंडस्टीनर जी ने जब RH फैक्टर की खोज करी इस बार ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेनर। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने और कौन से दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH फैक्टर की खोज करी, तो आप बताना कार्ल लैंडस्टीनर के साथ दूसरे साइंटिस्ट थे वेनर। तो भाई याद रखोगे, कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने मिलकर कब, 1940 में प्यारे बच्चे, कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने मिलकर 1940 में खोजा था RH फैक्टर को। समझ में आ गई बात? तो जब भी प्रश्न बनेगा कि RH फैक्टर की खोज कब और किसने की थी, तो आप बताना कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने मिलकर RH फैक्टर को खोजा 1940 में। अब अगला फैक्ट आएगा कि RH फैक्टर का संबंध कौन से जानवर से है भैया, कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें RH फैक्टर की खोज हुई थी, ठीक है, ये किस एनिमल से रिलेटेड है,
RH फैक्टर जो है ये किस एनिमल से रिलेटेड है बेटा? रिलेटेड का मतलब कि किस जानवर में इसकी खोज हुई थी RH फैक्टर की। तो आप बताएंगे RH फैक्टर जो खोजा गया था एक बंदर में खोजा गया था भैया, बंदर। बंदर तो सभी ने देखे हैं, मोंकी। एक मोंकी में खोजा गया था RH फैक्टर। ये भी बहुत प्रश्न आता है कि RH फैक्टर की 1940 में जब खोज की गई तो किस जानवर पर रिसर्च कर कर की गई? तो आप बताओगे बंदर पर। अब इस बंदर का नाम क्या था भाई? इन हनुमान जी का नाम क्या था? इस बंदर का क्या नाम था, या इस बंदर से कैसे संबंधित है RH फैक्टर? RH फैक्टर का मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चे, जिस बंदर पर रिसर्च चल रही थी ना, इस बंदर का नाम पूछा जाता है। या तो नाम लिख लीजिए या प्रजाति, कुछ भी करके आ सकता है कि जिस बंदर पर RH फैक्टर की खोज हुई उस बंदर का नाम क्या था, या तो वैसे आ जाएगा, या उस बंदर की प्रजाति क्या थी, ऐसे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस बंदर का जो नाम था या इस बंदर की जो स्पीशीज थी वो कौन सी थी, तो आप लोग बताना। इस बंदर का नाम या स्पीशीज थी रीसस। क्या थी प्यारे बच्चे? रीसस। तो इस बंदर का नाम क्या था? रीसस था, रीसस। ठीक है, रीसस। तो इसीलिए इसको, इस बंदर के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर, R और H लेकर, यानी RH लेकर बना दिया RH फैक्टर। RH की कोई फुल फॉर्म नहीं है, RH बंदर के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर बनाया गया है। इसीलिए आपको पेपर में इस बंदर का नाम या प्रजाति पूछी जाती है। तो जिस बंदर में खोज हुई थी RH फैक्टर की, उस बंदर की प्रजाति या उस बंदर का नाम था रीसस। रीसस कैसे बंदर होते हैं? जो आपकी छतों पर भी घूमते रहते हैं। कई बार देखा है ना, हमारी छतों पर तुमने देखा होगा, पेड़ों पर घूमते ही रहते हैं, वही है रीसस। जो नॉर्मली हमारे आसपास बंदर रहते हैं वो रीसस ही होते हैं। तो रीसस बंदर के अंदर ही RH फैक्टर की खोज हुई थी। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये चीजें हैं जो आपको RH फैक्टर से संबंधित कर कर पढ़नी है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ भाई, ठीक है। लाइव क्लास है क्या? हाँ जी बेटा, बिल्कुल लाइव क्लास है विष्णु जी। ठीक, हाँ, PDF में अगर कोई दिक्कत है तो बेटा वो ठीक करवा दूंगी मैं, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, वो मैं ठीक करवा दूंगी। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो मैम आपने बोला था इसके बाद RH फैक्टर के बाद आप हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताओगी। तो भाई आ जाओ, अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी से प्रश्न बने तो क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन जिसको हम लोग प्रतिजन भी बोलते हैं, एंटीजन जिसको हम लोग प्रतिजन के नाम से भी जानते हैं, प्रतिजन, ठीक है। और इधर लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसको हम लोग प्रतिरक्षी के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरक्षी, ठीक है, हिंदी में। अब मैडम जो एंटीजन है या एंटीबॉडी है, इनका या इनको आप लोग क्या है ये बताकर चलो पहले। तो प्यारे बच्चे, ये दोनों ही है प्रोटीन, ये दोनों की दोनों खून में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, यह है ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हमारे खून में पाए जाने वाले एंटीजन कौन सी प्रोटीन होते हैं, तो आप बताओगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो लिख लीजिएगा, दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। चलो मैम, ये एक तरीके की प्रोटीन है एंटीजन, और उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे ही मैम ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, यह भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, यह है ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेटा ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होती, तो दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है ये, दोनों के दोनों, चाहे एंटीजन पूछ ले चाहे एंटीबॉडी पूछ ले, ठीक है। दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, कुछ भी पूछ ले तो दोनों के दोनों क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं। मैम ये एंटीजन हमारे खून में कहाँ मिलते हैं? जैसे आपने हमें पढ़ाया था कि खून तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, खून में तो प्लाज्मा होता है, खून में तो WBC RBC प्लेटलेट होते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं हमारे खून में? ये प्रश्न आता है, स्टार लगाकर लिखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, ये जो एंटीजन है ना, ये आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं जो है
उनकी झिल्ली पर मिलता है। तो लिख लीजिएगा, यह है लाल रुधिर कोशिकाओं की, लाल रुधिर जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कोशिकाओं की, कोशिका की झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? लाल रुधिर कोशिकाओं की झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, दीज आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट, कहाँ मिलते हैं भाई? दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी की झिल्ली पर मिलते हैं। आरबीसी की झिल्ली कैसे मैडम? देखो भाई, आइए, मान लो ये तुम्हारी आरबीसी है, ये तुम्हारी क्या है भाई? आरबीसी, ठीक है, दिख रही है ना सभी बच्चों को? ये तुम्हारी आरबीसी है। तो इनकी जो झिल्ली होगी, मान लो ये है आरबीसी की मेम्ब्रेन, ये रही, ये रही। तो यहां पर मिलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन कहाँ मिलते हैं? पूरे खून में। तो एंटीजन हमें पूरे खून में आरबीसी की झिल्ली पर मिलते हैं। समझ में आ गई ना विशाल? प्यारे बच्चे, ताकि मुझे जो डाउट है मैं आपसे पूछ सकूं। अच्छा विशाल, बस इतना डाउट तो मुझे आपका मिल चुका है, बाकी आप क्या पूछ रहे हो वो मुझे समझ नहीं आया बेटा, वो मैसेज निकल चुका है। तो जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो आ जाओ। मैम, RH फैक्टर में महिला और पुरुष की शादी के बारे में बताओ। बेटा बताऊंगी, वो एक बीमारी है, उस बीमारी के बारे में बताऊंगी, ठीक है? अभी पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, तब समझ में आएंगी वो चीजें। अब इधर सुनो। तो भाई आपने पढ़ा कि आपके रुधिर के अंदर जो एंटीजन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने बताया आरबीसी की झिल्ली पर होते हैं। अच्छा मैम, इनकी बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लिख लीजिएगा, यह है रुधिर प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा वह WBC में पाए जाते हैं, वह WBC में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ये आप लोगों को रुधिर के प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे और WBC में। तो लिख लीजिएगा, these are present, these are present in plasma, in plasma and WBC। तो ये WBC और प्लाज्मा में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एंटीबॉडी होती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा मैम, ये जो हमारे एंटीजन होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो भाई अभी अभी मैंने बताया, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपके एंटीजन होते हैं। तो ये आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप। तो लिख लीजिएगा, यह रुधिर समूह की पहचान कराते हैं, यह रुधिर समूह, यह रुधिर समूह की पहचान कराते हैं। तो भाई ये आपके रुधिर समूह की पहचान कराते हैं। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आपका एंटीजन होगा। अगर आपके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप O होगा, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफाई, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, चलो। तो ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप। तो हमारे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं ये। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया मैडम जी। ये क्या करती है? एंटीबॉडी। तो देखो इनके नाम में ही आ रहा है रक्षी, रक्षी, रक्षी मतलब रक्षा करने वाली। ये हमें दानवों से बचाती हैं। दानव कौन है भाई हमारे लिए? हमारे लिए दानव है बैक्टीरिया, वायरस, यही तो हमारे शरीर में जाकर बीमारियां करते हैं। तो इनसे सुरक्षा देने का काम करती है हमें प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी क्या काम करती हैं? तो आप बताओगे, यह रोगों से, या यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। भाई रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उनको प्रदान करती है ये आपको। जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया चला जाएगा, कोई वायरस चला जाएगा, उसको मारने का काम करेंगी। बताया था ना WBC भी यही काम करती है। और प्लाज्मा में भी बताया था मैंने आपको, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है। तो ये क्या काम करती है? तो ये आप बोलोगे प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो ये हम लोगों को इम्यूनिटी देती हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात? ये हम लोगों को इम्यूनिटी देती है ना भाई? समझ में आ गई? एंजाइम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा बेटा? ये जो पॉइंट्स हैं यही पूछेगा। आपको पूछेगा कि रुधिर में एंटीजन कहाँ पाया जाता है।
तो आप लोग बताएंगे, आपको ऑप्शन दे देगा प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी की सतह पर, या आरबीसी की सतह पर, या हीमोग्लोबिन में, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग बताएंगे कि एंटीजन जो है वो हमारी आरबीसी की सतह पर होता है या आरबीसी की झिल्ली पर होता है। क्लियर? फिर से ब्लड, आपको एक और तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि रुधिर में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, वसा के छोटे अणु हैं, या ये लिपिड के छोटे अणु हैं, ऐसे करके दे देगा। तो आप लोग बताएंगे कि हमारे खून में एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं ये एक तरीके की प्रोटीन है और प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे करके प्रश्न आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या हम लोग लिखने वाले हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, कि ये जो एंटीजन होता है प्यारे बच्चे, या एंटीबॉडी जो होती हैं, एंटीजन जो होता है या एंटीबॉडी जो होती हैं, जैसे कि आप इधर लिखोगे एंटीजन, ठीक है, प्रतिरक्षी, फिर से एक बार प्रतिजन जिसको बोलते हो, और इधर लिखेंगे प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो ये जो आपके शरीर में एंटीजन होता है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं बेटा। जैसे मेरे मम्मी के शरीर में जो थे वो मेरे अंदर आए, या मेरे मम्मी पापा के शरीर में जो थे वो मेरे अंदर आए, क्योंकि बच्चों में माता पिता का कॉम्बिनेशन ही जाता है खून का। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे अंदर कैसे खून आया होगा, हमारी मम्मी का और पापा का ब्लड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे अंदर है। तो एंटीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, मतलब मम्मी पापा से हमारे अंदर, हमसे फिर हमारे बच्चों में। तो लिखोगे ट्रांसफर, ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इनके बारे में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंटीजन है इनके बारे में स्टेटमेंट देकर पूछ ले कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित। अच्छा, इनका एक और नाम भी है बेटा, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं इनको, एग्लूटिनोजेंस। एक सेकेंड, इनका एक और नाम भी है, इनको एग्लूटिनोजेंस, इनको एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। तो इनका एक और नाम है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि एग्लूटिनोजेंस क्या होते हैं। एंटीजन को ही एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। लिख लीजिएगा, नोन एज, नोट में लिख रही हूं, नोन एज एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजेंस, इनको हम एग्लूटिनोजेंस के नाम से भी जानते हैं। अब मैडम एग्लूटिनोजेंस का मतलब क्या होता है? एग्लूटिनोजेंस का मतलब होता है चिपचिपे पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ। तो ये आपकी आरबीसी से चिपके हुए हैं, इसीलिए इनको हम चिपचिपे पदार्थ या एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। तो ये नाम बड़ा ही रेयर सा है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। चलो आ जाओ, इनकी बात करते हैं भाई। मैम ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं क्या? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनते, ये क्या होते हैं बेटा, विकसित होते रहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होगे, जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये भी आपके शरीर में विकसित होते रहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, इनको हमारा शरीर स्वयं बनाता रहता है। तो इसमें लिखेंगे शरीर स्वयं निर्माण करता है, इनका शरीर स्वयं निर्माण करता है। ठीक है, शरीर स्वयं निर्माण करता रहता है। तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप इनको प्रोड्यूस करता रहता है एंटीबॉडीज को। जैसे कि ये एंटीबॉडीज आपको दवाइयों के द्वारा भी मिलती हैं। अब जैसे कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना में सबने इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीनेशन ली थी, तो वैक्सीनेशन लगने पर ये एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में। तो ये टाइम टू टाइम बनती रहती है, नई नई बनती रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगी, नई नई बनती रहती है। तो लिख लीजिएगा, बॉडी
फॉर्म इटसेल्फ। तो हमारी जो बॉडी है इसको अपने आप बनाती रहती है, हमारा जो शरीर है इनको अपने आप निर्मित करता रहता है। तो भाई इनका भी क्या एक और नाम है मैडम जी, इनको भी क्या किसी और नाम से जाना जाता है? तो भाई हाँ, इनको हम लोग एग्लूटिनिन्स के नाम से जानते हैं। एग्लूटिनिन, इनको हम एग्लूटिनिन्स के नाम से जानते हैं। देखो ये एग्लूटिनोजेंस है, ये एग्लूटिनिन है, दोनों का सेम सेम सा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन्स, ठीक है। एग्लूटिनिन, इनको हम कहते हैं एग्लूटिनिन्स। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताओ, ठीक है। फर्स्ट बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। चलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रोहितेश, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई आगे। तो जितनी भी तुम वैक्सीनेशन लेते हो भाई, जब कोई बच्चा जब पैदा होता है उसको टीबी की वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, हेपेटाइटिस की लगवाई जाती है, खसरा की लगवाई जाती है, स्मॉल पॉक्स की लगवाई जाती है, दुनिया भर के बच्चे में वैक्सीनेशन लगवाई जाती है। अगर ये हमारे शरीर में मम्मी पापा से आती तो भैया हमारे मम्मी पापा ने लगवा ली थी वैक्सीनेशन, फिर तो उन्हीं की वैक्सीनेशन हमारे अंदर आ जाती, हमसे हमारे बच्चों में तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो बट ऐसा होता ही नहीं है, इनको हमारा शरीर खुद बनाता है। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन हमें लगेगी वैसे वैसे हमारे शरीर में बनती रहती हैं, या खुद भी हम जब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, प्रोटीन वाला, अच्छी अच्छी डाइट लेते हैं, तो खुद हमारा शरीर इनका निर्माण करता रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। अमित जी बोल रहे हैं मेरा जवाब दे दो। भैया जवाब किसका दे दूं? पेपर क्वेश्चन तो यही दिखा है बस कि मैम जवाब दे दो, और तो कुछ दिखा ही नहीं। तो ये आपको मैंने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बता दी बात, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। अब आप लोगों के शरीर में एक समस्या होती है या नॉर्मली एक बीमारी देखने को मिलती है, उस बीमारी के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब भी RH फैक्टर, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, RH फैक्टर से संबंधित एक बीमारी देखने को मिलती है कपल्स के अंदर। क्या है वो बीमारी? उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। बड़े ध्यान से समझना चीजों को, और डरना किसी को नहीं है, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब कभी भी कोई ऐसे एक लड़का और एक लड़की जिनकी शादी हो गई, ठीक है, जो लड़का है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है और जो लड़की है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, यानी एक ही बात नहीं है, जब भी सेम होगा भाई, जब भी सेम होगा, मान लीजिए दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, कुछ भी हो, चाहे ए हो, बी बी हो, ए बी हो, ओ हो, कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन दोनों का ब्लड ग्रुप जब भी सेम हो गया, मान लीजिए तुम हो, फ्यूचर में जो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप तुम्हारी वाइफ का भी हो गया, सेम हो गए दोनों के ब्लड ग्रुप, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है और आपकी वाइफ का RH फैक्टर नेगेटिव है, तो फिर एक समस्या हो जाएगी। क्या? आ जाओ इधर समझो। भाई होता क्या है कि अगर कोई पिता है, ठीक है, कोई पिता है और कोई माता है, कोई पिता है और माता है, ठीक है, फादर है और भाई मदर है, फादर है और प्यारे बच्चों मदर है। फादर जो है इनका ब्लड ग्रुप कुछ भी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया भाई बी, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बी, हमने ले लिया बी है, ठीक है। तो भाई माता जो है इनका भी ब्लड ग्रुप बी है, दिक्कत हो गई, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है ना। अब यहाँ कुछ भी हो सकता था, ए बी हो सकता था, बी बी हो सकता था, ए बी हो सकता था, ओ। कहने का मतलब यह है कि जब भी सेम ब्लड ग्रुप होंगे दोनों के, ठीक है, तो सेम ब्लड ग्रुप के साथ कभी भी एक कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए? जो फादर है उनका RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो माता का RH फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब भी सेम ब्लड ग्रुप होंगे, सेम ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? इनका जो पहला बेबी होगा, इन दोनों का जो फर्स्ट बेबी होगा, जो पहला बेबी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सामान्य पैदा हो जाएगा। पहला बच्चा सामान्य पैदा होगा, नॉर्मल।
कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन इसके बाद जो इनके बच्चे आएंगे, सेकंड बेबी जब आएगा, ठीक है, थर्ड बेबी जब आएगा, या आगे आने वाले जितने भी बच्चे होंगे, सो ऑन, आगे आने वाले जितने भी बच्चे होंगे वो सब डाई कर जाएंगे, उन सब की मृत्यु हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी? तो इसके पीछे भी कारण है प्यारे बच्चे। एक बीमारी के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। मैम वो बीमारी कौन सी होती है? तो उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोफ्लास्टोसिस फिटेलिस। एक रोग के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, एक डिजीज के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। इस डिजीज का नाम क्या है? तो मृत्यु होने की वाली जो बीमारी है उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये बीमारी का नाम है प्यारे बच्चे। इतना खतरनाक सा ये बीमारी का नाम है। मैं हिंदी में यहां लिख दूं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस। हाय हाय, जगह फिर भी कम रह गई। मैं हिंदी में यहां लिख रही हूं, ठीक है, यहां से एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस, ये बीमारी का नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है मैम, ये बीमारी होती क्या है? तो इस बीमारी में क्या होगा, पहले तो समझो, ये बीमारी कब होगी? जब कभी भी हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम हो जाए, सेम होने के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बने। पिताजी का आरएच फैक्टर तो पॉजिटिव हो और माताजी का आरएच फैक्टर नेगेटिव हो, सेम ब्लड ग्रुप के साथ, तब ये दिक्कत बनेगी। तो होगा क्या, पहले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला बच्चा नॉर्मल बढ़िया रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन आगे आने वाले सारे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, गर्भ में ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब पहली बार, इसको एक एग्जाम्पल से समझना आप लोग, ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझना। ओके, बार ये कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए एक बार एक लिखना भूल गए। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ही होगी। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में ही होगी, कब? जब सेम ब्लड ग्रुप हो, जब सेम ब्लड ग्रुप हो। बच्चे दो ही अच्छे, वैसे तो भैया एक ही बालक बढ़िया है, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ खवाओ, उसकी विशेष अच्छी डिमांड्स कंप्लीट करो, अच्छा इंसान बनाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आगे करना चाह रहे हो तो इलाज भी अभी बताऊंगी, अभी घबराओ मत तुम, ठीक है। तो सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा कि पहला बच्चा सामान्य है, आगे आने वाले बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझो इसको, है ना, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए तुम्हारा एक दोस्त है ना, तुम्हारे वो बचपन का दोस्त था और तुम्हारी उससे अक्सर फोन पे बातें होती रहती हैं। तो एक दिन तुमने प्लान बनाया कि मिल लेते हैं, उसने कहा ठीक है मिल लेंगे हम, तुम उससे मिल लिए और तुमने उसे जगह बता दी कि भाई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे आ जा, मिलते हैं वहां पर। ठीक है, वो दोस्त तुमसे मिलने दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे आ गया, तुम उसे अपने रूम पर लेकर गए या अपने घर लेकर गए। अब तुम्हारी उससे फोन पर तो बात होती थी, लेकिन तुम्हारा बचपन का दोस्त था, काफी टाइम से तुम उससे मिले नहीं थे, तो तुम्हें उसकी अभी फितरत नहीं पता कि वो किस फितरत का इंसान है, मतलब उसका नेचर कैसा है। बस फोन पर जस्ट बातें होती थी, वैसा उसका नेचर नहीं पता कि भाई उसको चोरी करना पसंद है या उसको किस, मतलब वो गलत काम भी करता है, आपको ये पता नहीं था। आप उसे अपने घर ले आए, आपने उसको घर पे बैठाया सोफे पे, आपने उससे पूछा कि बता क्या पिएगा, ठंडा पिएगा, गर्म पिएगा, क्या पिएगा? उसने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ठीक है, और आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है नहीं, तो आपने कहा चल तू 5 मिनट वेट कर, मैं फटाक से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ बाहर से। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए, जैसे ही आप वापस आते हो, आप अपना फोन घर पर ही भूल गए थे और साथ में आप अपनी घड़ी भी अपने घर पर ही भूल गए थे, टेबल पे रखी हुई। आपके दोस्त की नजर उस घड़ी पर और टेबल पर पड़ गई, उस पे वॉच पर और आपके फोन पर पड़ गई। अब आपका दोस्त ने क्या करा कि घर में तो आपका, आप तो गए हो बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने, तो उसने क्या करा, खिसक लिया चुपके से लेकर आपकी घड़ी भी और आपका फोन भी निकल लिया। वो तो भैया 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक को वो कहाँ इंतजार करता, घड़ी और फोन काफी एक्सपेंसिव थे तो वो तो उनसे खरीद सकता था, या वो निकल लिया भैया उनको लेकर। जैसे ही आप घर वापस आए, आपको वो दोस्त मिला ही नहीं, मिला ही नहीं वो दोस्त आपको।
और आपकी घड़ी और फोन भी गायब। तो आप समझ गए कि ये दोस्त अब दोस्त नहीं रहा, बेवफा हो गया है। मतलब इसकी फितरत अब बदल चुकी है, ये तो चोर बन चुका है। ठीक है, अब दोबारा वो एक दिन आपको मेट्रो स्टेशन पर फिर मिल जाता है। अब आप मुझे बताओ क्या करोगे उसके साथ? उसको पहले तो पकड़ोगे और बोलोगे पहले तो मेरा फोन और घड़ी बता कहाँ है, और दूसरा तो कोल्ड ड्रिंक को क्यों छोड़ कर आया, कोल्ड ड्रिंक लेके आया था तेरे लिए इतनी धूप में जाकर। तो अब आप उस बंदे की फितरत से अवेयर हो गए, अब आप जान गए कि ये चोर है, और उसके सामने अब आप कभी भी अपनी कीमती चीज छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? आप अवेयर हो गए ना। लेकिन पहली बार में आपको जानकारी नहीं थी कि ये चोर है और फोन और घड़ी चुरा कर लेकर जा सकता है। मेरी बात सुन रहे हो तुम सारे के सारे? हैं भाई? RH फैक्टर क्या होता है बेटा? अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है वो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, यही होता है RH फैक्टर। हमारे ब्लड पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ये RH फैक्टर कहलाते हैं। RH फैक्टर की जो खोज करी थी वो कॉल एंड स्टीनर ने करी थी और वैनर ने मिलकर 1940 में। और RH फैक्टर का संबंध एक जानवर से है, बंदर से। ठीक है, इस बंदर का नाम क्या है? रीसस। समझ में आ गई बात? ठीक, ये था RH फैक्टर। अब मैंने क्या बताया भाई, RH फैक्टर की कहानी चल रही है यहाँ। जब भी आप लोगों का ब्लड ग्रुप सेम होगा और फादर का RH फैक्टर पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव, तो एक बीमारी हो जाएगी भैया। ठीक है, सुन रहे हैं? जी मैम सुन रहे हैं। तो बात आपको समझ में आई है अब? तो भाई पहली बार में क्या होता है, जब भी पिताजी के जीन माता के जीन के पास जाते हैं, जब भी किसी बच्चे का निर्माण होता है ना, तो 50% जीन वो पिता से लेगा और 50% जीन वो माता से। तुम्हारा और मेरा, हम सबका निर्माण ऐसे ही हुआ है। 50% जीन हमारी मम्मी के आए हैं हमारे अंदर, और 50% हमारे पापा के आए हैं। ठीक है, एक सेकेंड भाई। ठीक है, अब 50% जीन मम्मी के, 50% जीन पापा के आए हैं। तो पहली बार में जब 50% जीन 50% मम्मी के जीन के साथ में जाकर मिलते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पता नहीं चलता बच्चे के निर्माण में, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, और हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चा है वो अच्छे से फिर पनप जाता है। जैसा पहली बार में दोस्त आपके घर आया था, तो आप पहचान ही नहीं पाए कि इसकी फितरत कैसी है, ये चोर है, डाकू है, क्या है। तो पहली बार में आप धोखा खा गए। वैसे ही फीमेल की बॉडी पहले बच्चे के निर्माण में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि ये हुआ क्या, यानी ये 50% जीन कहाँ से आए और कहाँ से नहीं, वो समझ नहीं पाती। तो पहले बच्चे के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरी बार जब वो दोस्त तुम्हें मिला, दूसरी बार तुम पहले से पहले ही सतर्क हो, है ना? तुम्हें पहले पता चल चुका है ये तो चोर है, तो भैया अब तुम सतर्क रहोगे उसके साथ। तो दूसरे बच्चे के निर्माण में तब यही कंडीशन फिर से होती है। तो इस बार माता की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुके होते हैं, इस बार माता के शरीर में एंटीबॉडी बन चुके होते हैं, प्रतिरक्षी बन चुके होते हैं। और जैसे ही पिता के जीन माता के गर्भ में या माता के अंदर पहुंचते हैं, तो भैया ये एंटीबॉडीज बंदूक लेकर खड़ी हैं, ऐसा समझ लो। जैसे जैसे तुम दूसरी बार वो दोस्त मिलेगा तो तुम इस बार बिल्कुल सतर्क हो, वैसे ही दूसरी बार जब ये जीन माता के पास पहुंचेंगे, माता के जीन के साथ मिलेंगे, तो ये एंटीबॉडी इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ये एंटीबॉडी इनको खत्म कर देंगी, और 50% जीन से बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। बच्चे की जो RBC है वो फटने लग जाएंगी, और बच्चे में रुधिर निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे बच्चा पेट में ही या फीटस या एक भ्रूण के रूप में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये होती है वो बीमारी। तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया ही, महिला के शरीर की प्रतिक्रिया ही सुरक्षात्मक प्रणाली के तौर पर उस बच्चे के अंदर जो 50% पिता के जीन आए हैं उनको मार गिराती है, और आगे आने वाले बच्चों के साथ भी यही होगा। इसीलिए आगे आने वाले बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। तुम्हें बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, क्लियर? कौन की पेटी क्यों आती है? अच्छा, खून की पोटी क्यों आती है, शायद ये पूछना चाह रहे हो। बेटा खून की पोटी में कुछ भी हो सकता है, अंदर आपके वाटर की कमी हो गई है, आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो डैमेज होने पर ब्लड आपका जो आ रहा है वो पोटी के साथ आ रहा है, पेट में इन्फेक्शन के कारण
कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों की इन्फेक्शन की वजह से भी, आंतों में छाले पड़ गए हैं, वो छाले फूटकर पोटी के साथ आ रहे हैं, तो कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। डेंगू में तो मैम उसे दूंगा मैं तो उसे समझ नहीं आया क्या बोल रहे, ठीक है। स्मॉल यूनिट ऑफ ब्लड, भैया आपको यूनिट ऑफ ब्लड भी बता दूंगी अभी, समझते चलो, ठीक है। एक बार में एक यूनिट ब्लड ही दिया जाता है, जिसमें 350 से 400 ml ब्लड होता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो आपके शरीर में आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस बीमारी को एरिथ्रोप्लास्टोसिस विटालिस, ये RH फैक्टर से संबंधित बीमारी आपकी, ये RH फैक्टर ही आपको दिख रहा है। और इसमें होगा क्या कि भाई पहले बच्चे में तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन दूसरी बार हमारी बॉडी सतर्क हो जाती है, रिस्पॉन्स करती है, और जैसे ही ये पॉजिटिव वाले फैक्टर माता के शरीर में आएंगे तो माता की बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, और इस बार एंटीबॉडी जो है वो 50% जीन को खत्म कर देगी, जिससे बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब इसका मैम इलाज क्या है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, अभी तो ये नाम बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है तुम्हें, अभी मैं इस नाम को ना आपको अच्छे से शॉर्ट करके बताऊंगी। ब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो बीमारी है, देखो इसको कैसे याद करोगे। मैंने आरबीसी का नाम आपको बताया था, वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम था एरिथ्रोसाइट, है ना। भैया टाइम हो चला है, मेरी तो अब नजर गई है, समय बेटा हो चला है, तो कल की क्लास में इसको पढ़ाऊंगी, 2 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गई है, अगली क्लास भी चलनी है तुम्हारी। तो नमस्कार, धन्यवाद। उपचार बताऊंगी कल, अब टाइम हो चला है ना।